गुड इवनिंग एंड वेलकम। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि कानून व्यवस्था प्रशासन पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थ्योरी पे कम होते हैं और आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा होते हैं। अधिकतर पूरे ही लोक प्रशासन में ये एक मतलब समझने की बात है। इससे पहले जो टॉपिक था उस पर मैंने आपसे चर्चा की थी कि भाई लोक प्रशासन के पुलिस भारत में एक ब्रिटिश विरासत है। फिर मैंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस उनका रोल आपको बताया था, सेंट्रल स्टेट का अंतर बताया था। अब आगे जा कर के हमें समझना है कि राजनीति और प्रशासन का जो राजनीति और प्रशासन का अपराधीकरण है उसके बारे में, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में टॉपिक यह है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और दूसरा होता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द क्राइम, अपराध का राजनीतिकरण। दोनों में अंतर क्या है? पहले राजनीति का अपराधीकरण आप समझ लीजिए, उसके डाटाज मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल इन द पॉलिटिक्स, कि राजनीति के अपराधीकरण का सीधा सा अर्थ है कि अपराधियों का राजनीति में प्रवेश। और क्या स्थिति है राजनीति में प्रवेश की? ये डाटा टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं आपको दे रहा हूँ, लेटेस्ट डाटा है
It is now becoming trends. People with criminal background have more influence in politics than the people without criminal background. आज ऐसे लग रहा है कि राजनीति में उनका ज़्यादा बोलबाला हो गया है जो अपराधी हैं। सामान्य प्रतिनिधि, सामान्य व्यक्ति का कोई विशेष वो नहीं, लेकिन जो गुंडा टाइप का है उसका बड़ा दबदबा है। ठीक है, आज स्थिति है द इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। टाइम्स ऑफ इंडिया से डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। 2004 में 24% सांसद आपके संसद में जो बैठ रहे हैं, भारत की संसद में, जो देश का सबसे बड़ा राजनीति का सबसे बड़ा मंदिर है, टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वहाँ क्या स्थिति है कि 2004 में 24% सांसद आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। 2009 में 30% सांसद क्रिमिनल बैकग्राउंड के हुए। 2014 में 34% क्रिमिनल बैकग्राउंड के आए और 2019 में जो अभी करंट आपकी लोकसभा में 43%, लगभग आधे सांसद क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जिन पे ठीक है लूट, डकैती, रेप, मर्डर, ये सारे के सारे जो है चार्जेस हैं। तो राजनीति का अपराधीकरण क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, द criminalization of politics means lawbreakers are now becoming lawmakers. विधि भंजक क्या बन गए हैं? विधि निर्माता बन गए हैं, जो डाटा आपके सामने है। जिन्हें जेल में सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो हमारी विधि निर्माता बने हुए हैं, वो हमारे भाग्य विधाता बने हुए हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। ठीक, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि भाई एक तो हम लोग जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट देते हैं। ठीक, दूसरा कि मूल्यों की राजनीति अब सत्ता की राजनीति में बदल गई है और येन केन प्रकार सत्ता तक पहुंचना है। तो ये राजनीति का अपराधीकरण कब से और कैसे शुरू हुआ? स्टार्टिंग इसकी 1970 के दशक से होती है। ठीक है, और इसमें नाम नहीं लूँगा, लेकिन 70 के दशक में एक बाहुबली नेता केंद्र की सत्ता में समानांतर सत्ता चला रहे थे। ठीक है, 70 में 1970 के आसपास। तो समानांतर सत्ता चलाने वाले वो सज्जन बाहुबली नेता के रूप में स्थापित हुए। ठीक, तो उस समय ये प्रचलन हुआ कि चूँकि उस समय न तो आधुनिक सोशल मीडिया था, उस समय न तो आधुनिक हथियार थे, लेकिन उस समय कुछ नाम चलते थे बड़े खतरनाक, मलखान सिंह डाकू, मलखान सिंह चंबल के। ठीक है, और ऐसे ही लोग, हाजी मस्तान वगैरह। तो ये लोग, इन लोगों का राजनीतिज्ञों ने चुनाव जीतने के लिए उपयोग किया। ये राजनीति के अपराधीकरण का पहला चरण था। इट वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। कि वो चंबल के लुटेरे डाकू आए, उन्होंने, वो आपने पिक्चरों में देखे भी होंगे, ठीक है, शोले वाले पिक्चरों में। ठीक, इधर वो डाले हुए हैं बंदूक को, वो गोलियों का एक वो राउंड वाला, ठीक है, और दुनाली बंदूक लिए हैं। तो वो 2-4-5 राउंड हवाई फायरिंग करें, बेचारे ग्रामीणों को डराएं धमकाएं, ठीक है, पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लें और अपने पसंद के सारे वोट डलवा कर या खुद ठप्पा मार करके मतपेटियों पर डाल करके और अपना चलते बने। तो उस समय कोई हो हल्ला होता नहीं था कि हाँ जी अभी आप वीडियो बना देंगे और सोशल मीडिया पे, ठीक है, 5-10 मिनट में वायरल हो जाएगा, वैसा होता नहीं था। तो इसलिए क्या था कि इसीलिए बाद में टीएन शेषन जी ने ये कहा कि वोटर कार्ड, आई कार्ड के बिना मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारा फर्जी वोटिंग वगैरह। तो वो पहला चरण था। अब क्या होता था कि उसके लिए उनको कुछ लाख रुपए मिल जाते थे डराने धमकाने के लिए, और जो नेता होता था वो जीत जाता था, भय के कारण जीत जाता था। पहले ही भय फैला दिया जाता था उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कि अगर फलाना नहीं जीता तो भाई फिर तैयार रहना। ठीक है, तो इसलिए भय के वश वोट दे देते थे। बट जब वो व्यक्ति जीत जाता था तो फिर अपराधी फिर उससे अपनी मित्रता बढ़ाना चाहते थे,
लेकिन वो अपराधियों से थोड़ा दूरी रखता था, क्योंकि सफ़ेद पोश है तो वो अपराधी मिलने आए उससे तो कहे अरे तुम दिन में क्यों आते हो मिलने, मिलना है तो रात को आया करो तुम लोग, शाम को, ठीक है, इस समय क्यों आते हो, 10 लोग देखते हैं। क्या कई बार उनको लौटा दिया, मिले ही नहीं, तो उन्हें बड़ा बुरा लगे, देखो हमारे कारण ये जीत गया और जो है अब हमसे मिलता नहीं, बात नहीं करता। तो फिर उनके अंदर ये एक महत्वाकांक्षा जन्म लेने लगी अपराधियों के अंदर कि अगर हमारे डर से, हमारे भय से ये जीत सकता तो हम खुद क्यों नहीं जीत सकते। तो इस प्रकार उनमें पॉलिटिकल एम्बिशन आने लगी अपराधियों में, और अपराधी भी ठीक है कि अपना जीतने का जुगाड़ बनाने लगे। ठीक, कई जगह, एक दो जगह निर्दलीय जीत जाते थे, ठीक है। अभी यूपी के कुछ फेमस ऐसे लोग जेलों में हैं। तो लेकिन अब भाई कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई कुख्यात अपराधी खड़ा हो गया, ठीक है, तो फिर उसके सामने जो है, या कई बार वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को से वो बना लेते थे कि भाई इनिशियली कि भाई हमें टिकट दे दो तो हम तुम्हारे लिए सीट निकाल लेंगे, बाकी चुनाव जीतना हमारा काम है, हम पार्टी से ना पैसा मांगेंगे ना सपोर्ट, चुनाव हम जीत जाएंगे, बस टिकट तुम दे दो। तो अगर एक बंदा आया कि भाई उसके खिलाफ 20-21 केस हैं, हिस्ट्री सीटर है, ठीक, और दूसरी पार्टी को भी उसके सामने फिर वैसा ही क्रिमिनल ढूंढना पड़ेगा। भाई अगर कोई डाकू खड़ा हो रहा है तो उसके सामने किसी टीचर को थोड़ी ही खड़ा कर देंगे, किसी मास्टर जी को खड़ा नहीं करेंगे, उस लोहे को लोहा ही काटता है। तो फिर राजनीतिक दलों में फिर ये हुआ कि भाई उसका जो कैंडिडेट है उसके ऊपर 21 हत्या के मुकदमे हैं, तो हमें 22 वाले ढूंढना पड़ेगा, उससे शेर को सवा शेर ढूंढना पड़ेगा। तो जेल खानों में जो जहाँ जहाँ बंद थे ढूंढे ढांडे गए, उनको बाहर निकाला गया, हाँ भाई नहला धुला करके जी ये हैं आपके प्रत्याशी, ठीक, उनको बिल्कुल माला वाला पहना कर जनता के सामने पेश कर दिया। पीछे इतिहास ये है कि उन पर 22-23 मुकदमे हैं, हत्या के चार्जेस हैं, वो है, लेकिन सफ़ेद पोश बन गए तो सब पीछे ढक गया, चुनाव भी जीत गए, मंत्री भी बन गए, ठीक, केस और प्रोसिक्यूशन तो सब मंत्री जी के हाथ में आ गया, ठीक है कि नहीं, जिन्हें जो प्रोसिक्यूशन होना था वो सब दब गया, फाइलें दब गई, ठीक। तो ये इस तरह से धीरे धीरे अपराधी आने लगे। जब एक अपराधी चुनाव जीत गया, 2 अपराधी चुनाव जीत गए, तो अपराधियों के हौसले बुलंद होने लगे, जब वो बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, ठीक। उनमें सब में एम्बिशन पैदा होने लगी, बल्कि और ये सत्य दिखा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां भी इसे एक वांछित योग्यता के रूप में मान्यता देने लगी। जो 43% वर्तमान संसद में बैठे हुए हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग, वो ये बताता है कि राजनीतिक दलों में भी, चाहे सभी दल, कोई भी दल ऐसा नहीं है जो इस बीमारी से मुक्त हो, कि राजनीतिक दल भी अब क्या मानने लगे कि अपराधी और होना और आपराधिक पृष्ठभूमि होना एक वांछित योग्यता है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये अपराध का राजनीतिकरण था, ये राजनीति का अपराधीकरण है। एक और संकल्पना है कि अपराध का राजनीतिकरण। अपराध का राजनीतिकरण एक साधारण सी बात है कि कहीं कोई साधारण सा अपराध हो जाए तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। जैसे हाथरस का केस था, तो इंडिया में तो राजस्थान में हर तीसरे घंटे में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, मध्य प्रदेश में भी होती हैं, पंजाब में भी होती हैं, लेकिन केवल वहीं पे उसी घटना को इस तरह से राष्ट्रीय स्तर का बना देना। उत्तर प्रदेश हाथरस में उसी के अगल बगल के शहरों में भी और भी ऐसी कोई घटनाएं हुई होंगी, गोरखपुर में भी हुई होंगी, लेकिन उस पर्टिकुलर घटना को पॉलिटिसाइज करके उससे पॉलिटिकल माइलेज लेने का नाम है अपराध का राजनीतिकरण। कोई भी अपराध हो, हॉस्टल में कोई साधारण सी बात हो जाए, 2 जाति के लड़के आपस में भिड़ जाए रैगिंग के नाम पर, ठीक है, लेकिन वहाँ पर नेता जा करके भड़काऊ भाषण दे करके उस पूरे शैक्षणिक परिसर को राजनीति का अखाड़ा बना देंगे। नहीं जी ये तो ठाकुरों का अपमान है, नहीं जी ये तो दलितों का अपमान है। तो तो अपराध का राजनीतिकरण का मतलब है कि अपराध को एक राजनीति का मुद्दा बना देना और उस पर ध्रुवीकरण, ठीक है, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उसको उछालना, ये है। तो ये दोनों ही चीज़ें आज भारत में चल रही हैं, ठीक है। और राजनीति का अपराधीकरण होने से प्रशासन का भी अपराधीकरण हो रहा है, ठीक, क्योंकि मंत्री के ही अधीन कौन होते हैं, आपके प्रशासक होते हैं। तो प्रशासक का अपराधीकरण, प्रशासन का अपराधीकरण कैसे हो रहा है? कोई
अपराधी आईएएस नहीं बन रहे, लेकिन कार्यरत प्रशासकों द्वारा अपराधियों का साथ दिया जाना या आपराधिक कृत्यों में सहयोग करना, यह है प्रशासन का अपराधीकरण। इट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटर्स या प्रशासक क्या कर रहे हैं, अपराधियों का सहयोग कर रहे हैं या अपराधों में लिप्त हो जा रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार क्या अपराध ही तो है, ठीक है कि नहीं। कमीशन खाना या गलत लोगों को ठेके देना, ये जब भी कोई भी ठेका वगैरह दिया जाता है, जब भी कोई सरकारी कार्य होता है, उसमें मंत्री और प्रशासक दोनों का ही योगदान होता है। कि मंत्री अगर 100 खा रहा है तो 50 प्रशासक भी खाएगा, तो वो भी एक तरह से अपराध में क्या हो जा रहा है, संलिप्त हो जा रहा है। तो इसको कहते हैं प्रशासन का अपराधीकरण। पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अपराधी मंत्री बन बैठे, ठीक है, सांसद बन बैठे, विधायक बन बैठे, फिर वो प्रशासकों को अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। जो बेचारे ईमानदार होते हैं वो साइड लाइन कर दिए जाते हैं, या सो खेमका की तरह उनको हर साल, ठीक है, 21 साल में 44 ट्रांसफ़र झेलने पड़ते हैं। और जो मिल जाते हैं फिर उनका अपना जो है वो चांदी काटते हैं दोनों मिल करके। ठीक है, तो इस समय ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, राजनीति का अपराधीकरण और प्रशासन का अपराधीकरण। ठीक, इसमें समझने की बात है कि प्रशासन का अपराधीकरण कैसे हो रहा है, जो मैंने आपको समझा दिया कि प्रशासन में आईएएस बनने के लिए नहीं आ रहे क्रिमिनल्स, ठीक है, पर पीसीएस बनने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि कार्यरत प्रशासक अपराधी मंत्रियों और सांसदों विधायकों के साथ मिलकर के, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, आपराधिक कृत्यों जैसे भ्रष्टाचारिक आपराधिक कृत्य उसमें संलग्न हो जा रहे हैं। अब दूसरे टॉपिक पर आइए कि पुलिस पब्लिक रिलेशन। भारत में राजनीति और पुलिस और जनता के बीच संबंध बड़े कटु रहे हैं। इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे पहले वीडियो में भी, कि इसका मूल कारण है कि जो इसकी विरासत है वो ब्रिटिश विरासत है, और ब्रिटिशर्स ने भारत में एक जन पुलिस स्थापित नहीं की थी, जबकि उनके पास विकल्प था कि वो भारत के लिए लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तर्ज पर एक जन पुलिस, एक पीपुल्स पुलिस स्थापित करते, लेकिन उन्होंने एक कोहेसिव आर्म्स ऑफ द स्टेट, पुलिस को एक, ठीक है, आर्म ऑफ द स्टेट की, उस राज्य की एक बलशाली भुजा के रूप में स्थापित किया, ठीक है, और आयरिश कॉन्स्टेबुलेटरी के पैटर्न पर भारतीय पुलिस को गठित किया, ताकि भारत की, ठीक है, जो औपनिवेशिक लोग हैं या जो राष्ट्रवाद की लहर है उसको कुचला जा सके। ठीक, और आज भी भारतीय पुलिस में वो संस्कार बने हुए हैं। आज भी आप देखिए कि लोग भारत में पुलिस थाने में जाने को लेकर बहुत डरते हैं, पुल के किनारे थप्पड़ खा करके चुप बैठे रहेंगे, लेकिन पुलिस के पास जाना में डरते हैं। ठीक है, कोर्ट कचहरी में और पुलिस पे जाने में भारत के लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। किसी के घर में अगर कभी कोई पुलिस वाला इधर उधर से आ जाए, चाहे वो आपके पीसीएस वेरिफिकेशन के लिए आया होगा, लेकिन जिसको पता नहीं होगा वो तो सोचेगा पता नहीं क्या कर दिया होगा। यानी पुलिस हमेशा एक नेगेटिव सिंबल ऑफ द नेगेटिविज्म बन गया है। ठीक है, तो पुलिस कि इसका मैंने आपको अतीत बताया है। फिर इसके पॉइंट्स मैं आपको बता, कॉलोनियल एटीट्यूड ऑफ पुलिस पर्सनल स्टिल रिमेन, कि उनका औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण बना हुआ है। पब्लिक हैव ग्रेटर डिसैटिस्फैक्शन एंड डिसएंचेंटमेंट विद द वर्किंग ऑफ द पुलिस, कि जो पुलिस की कार्रवाई है, लोगों को धमकाना, ठीक है, और अपराधियों के साथ मिल जाना। आज क्या है कि भाई देखिए, भारत में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो और जो कन्विक्शन रेट है वो 3 से 4% है। यानी कि अगर 100 अपराधी पकड़े जाते हैं मर्डर में, रेप में, उनमें से केवल 3% को ही अल्टीमेटली क्या हो पाती, सज़ा हो पाती। तो जानते अपराधी तो हैं, अपराध करा है उन्होंने, लेकिन वो छूट कैसे जाते हैं? क्योंकि पुलिस नेक्सस करती है अपराधियों के साथ। ठीक है, और जो उसके मतलब उनके ये होते हैं, एविडेंस होते हैं, उसको कुछ तो जानबूझ के, और कुछ जो है पुलिस की जो वर्किंग शैली है उसके कारण वो एविडेंस जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, और न्यायालय बिना साक्ष्यों के किसी को सजा दे नहीं सकता। अपराध मुक्त समाज तभी तो होगा ना जब अपराधियों को सजा मिलेगी। अगर 100 के 100 अपराधियों को सजा मिल जाए तो अगले वो 100 अपराधी जिनको सजा मिली है वो समाज के लिए क्या बन जाएंगे? डिटरेंट बन जाएंगे।
कि भाई इन्होंने अपराध किया था, इन्हें सज़ा हो गई, ठीक है, इनको फांसी हो गई या इनको आजीवन कारावास होगा, अगर हम भी करेंगे तो भैया हम भी फंस जाएंगे और हमें भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वो छुट्टे अपराध करने के बाद वो खुले घूम रहे होते हैं, मज़े से एसयूवी में घूम रहे होते हैं, इसलिए कुछ नहीं होता जी। आजकल कुछ नहीं है। वो दूसरे जो अपराधी होते हैं, अरे कुछ नहीं है यार, पैसे में सब कुछ खरीद लिया जाता है। ठीक, तो इसी कारण समाज में, हमारे भारतीय समाज में विशेषकर अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। जो सज़ा होने की दर है वो बहुत, अपराधियों की बहुत कम है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान पुलिस संगठन का ही है, क्योंकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करना, साक्ष्यों को नष्ट करना, ठीक है, ये सारे के सारे काम पैसे के बल पर जो धनपति हैं, पूंजीपति हैं, आराम से करा देते हैं। ठीक है, दूसरा, recent years have seen an upsurge in the terrorism and violence in different parts of the country, and police is expected to take care of law and order to curb the problem, but their failure to do so has led to worsening the situation and giving and all the more bad reputation to the police in the eyes of the common man. आज भी आप देखिए कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर के बहुत सारी जगह पे क्या उठते हैं, आपके क्वेश्चन उठते हैं, क्या गुजरात के दंगे हों, ठीक है, या मुजफ्फरनगर के दंगे हों यूपी में, या और भी हों, वो जो दंगे होते हैं उनमें जो पुलिस का व्यवहार होता है वो संतोषजनक नहीं होता। इससे आम जनता का पुलिस पे विश्वास जम ही नहीं पाता है। एफआईआर दर्ज कराना, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना यानी कि बहुत बड़ा महाभारत जीतने के बराबर है। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने को तैयार ही नहीं होते, इधर फेंको, इधर टलाओ। और जब एफआईआर ही नहीं होगी तो एफआईआर नहीं तो सीआरपीसी के तहत उसकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जी आप अपनी शिकायत लिख के दे दो, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि एफआईआर दर्ज करेंगे तो इन्वेस्टिगेट करना पर नो डाउट कि उनकी अपनी भी सीमाएं हैं, क्योंकि भाई पुलिस के पास पुलिस फोर्स कम है, इन्वेस्टिगेटिंग जो टेक्नोलॉजी से वो कम है, बट फिर भी ये तो बात पक्की है कि पुलिस वाले क्या नहीं करना चाहते, एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते। इस भारत में किसी भी अपराध के लिए आप बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के वो होता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है पुलिस में सुधार। पुलिस में सुधारों के लिए ठीक बहुत सारे आयोग गठित हुए हैं, रेवेरो कमेटी, ठीक है, पद्मनाभ कमेटी और फर्स्ट नेशनल पुलिस कमीशन, और सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने तो पता नहीं कितनी बार डायरेक्टिव्स दे दिए हैं, बट कुछ भी हो नहीं पा रहा है सुधार, ठीक। लेकिन हमें लिखना तो है भाई, फ्यूचर में क्या पता सरकार ले आए कोई सुधार। जैसे कि सबसे बड़ा सुधार तो पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि 1861 का जो पुलिस एक्ट उसको निरस्त किया जाना चाहिए। जो फर्स्ट पुलिस कमीशन बैठा था उसने भी ये बात कही थी, और नया पुलिस एक्ट बनना चाहिए जो वर्तमान ग्लोबलाइज्ड इंडियन सोसाइटी की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। ये तो आपको हर जगह लिखना ही है कि अब एक नई पुलिस एक्ट की आवश्यकता है जो वर्तमान वैश्विकीकृत भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अन्य सुधार है टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ पुलिस पर्सनल सो दैट दे बिकम पीपल फ्रेंडली। भाई उनकी में अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग में फिजिकल के साथ साथ कुछ आपके इमोशनल एस्पेक्ट जोड़े जाने चाहिए। टू ब्रिंग अबाउट मोर ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस इन द पुलिस वर्किंग। ठीक है भाई, पुलिस थानों में अगर कोई वो तो पुलिस थाना तो एक पब्लिक ऑफिस है ना, तो उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा करके बाहर, जैसे मंदिरों के बाहर आपने वो लगा रखे कि भाई लाइव दर्शन उसका दिखा रहा हो, वैसे लाइव क्यों नहीं हो पाते भारत के थाने? कौन रोक रहा है? क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? ठीक है, वहाँ पे आ ही रहे लोग अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, उसके बाद देखिए अपने आप ही सारा सिस्टम अकाउंटेबल हो जाएगा कि भाई किसी भी पुलिस थाने का जो कैमरा है वो ऑफ नहीं होना चाहिए, लॉबी का या किसी भी, ठीक है, 15 के 15 कैमरे पुलिस थाने के ऑन होने चाहिए, और उनसे बाहर सीधे लाइव रिकॉर्डिंग और लाइव जो है प्रसारण होते रहना चाहिए कि पुलिस के थाने के अंदर क्या सब चल रहा है, लोग भी देखते रहें। इससे क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, पब्लिक ऑफिस है वो, लोग कार्यालय। पुलिस सेंसेशन ट्रेनिंग नीड टू बी इनिशिएटेड टू रीड द पुलिस ऑफ देयर कॉलोनियल एटीट्यूड एंड हाई हैंडेड बिहेवियर। ठीक है, कि उनको संवेदनशील बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कोशिश होना चाहिए। ठीक है, कुछ को करा था जब किरण बेदी जैसे पुलिस अधिकारी आते हैं तो उन्होंने इस प्रकार के प्रयास किए थे कि तिहाड़ जेल को उन्होंने तिहाड़ आश्रम बनाने की चेष्टा की थी
किरण बेदी ने, और बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म्स भी उन्होंने इनिशिएट किए थे। और पुलिस, विशेषकर जो पुलिस कॉन्स्टेबलेटरी है, करीब 80 से 85% पुलिस फोर्स में जो बनता है वो कॉन्स्टेबल्स से बनता है। तो कॉन्स्टेबलों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत उन्होंने सुझाव दिए थे। बट इवन उन्होंने कहा था कि सुरक्षा टैक्स लगना चाहिए लोगों पे 5%, 10%, ठीक है, 1%, 2%, और उससे पुलिस का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। बट नहीं हो पाया। Modernization of police force in view of overworking of the staff, lack of manpower, improper or no proper infrastructure, carry out their duties, no reward system, political pressure and interference। बहुत सारे थाने ऐसे हैं अभी भी जो चद्दर के वो मतलब टीन सेट के नीचे चल रहे हैं, जिनके पास फ़ोन भी नहीं। अभी इंडिया में सैकड़ों ऐसे थाने हैं जिनके पास फ़ोन भी नहीं अवेलेबल है, मतलब लैंडलाइन। अब तो ज़रूरत नहीं, मोबाइल आ गए हैं, ठीक है, लेकिन वो बैठने की जगह नहीं है। और पुलिस वालों के न तो खाने पीने की कोई व्यवस्था होती है अच्छी, ठीक है। सर्दियों में उनको 2-2 कंबल दे दिए जाते हैं, जैसे तैसे करके गुजारा करते हैं, ठीक। तो पुलिस फोर्स का मॉडर्नाइजेशन, उनकी सेवा दशाओं में सुधार भी होना चाहिए। दिल्ली पुलिस के 90% पुलिस पर्सनल्स हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सारी इस प्रकार ड्यू टू द स्ट्रेस जैसी समस्या से गुजर रहे हैं। 90% पुलिस पर्सनल्स, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वीआईपी सिक्योरिटी, ठीक है, अब बम मिल गया, अब ये हो गया, वो हो गया, इतने क्राइम हो गए, ठीक है। तो ये आप केवल उनसे आउटपुट ही मत देखिए कि वो क्या दे रहे हैं हमको, हम क्या पुलिस वालों को दे रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा। सरकार को, ठीक है, सेना पे जितना ध्यान दिया जाता है उतना ध्यान पुलिस पे नहीं दिया जाता। आज सारा का सारा ध्यान हमारा बाह्य सुरक्षा पर होता है, लेकिन राष्ट्रों के एकता और अखंडता के लिए आंतरिक पुलिस बलों का मॉडर्नाइजेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाह्य आक्रमणों को झेलने के लिए तो आपके पास 3 सुसज्जित सेना है, लेकिन देश के अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के विद्रोह, ठीक है, के लिए आपके पास सक्षम पुलिस बल भी होने चाहिए राज्य स्तर पर, ठीक है। इसके अलावा जो आया था कि भाई, एक तो ये आया था सुझाव सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था कि राज्य सुरक्षा आयोग का गठन होना चाहिए, जो पुलिस को अनवांटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाए, राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाए, ठीक है। डीजीपी का कार्यकाल 2 वर्ष करने का सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था। इसके अलावा, ठीक है, ये कहा था कि सेपरेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर, कि जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में हो उसको इन्वेस्टिगेशन में नहीं लगाना चाहिए, और जो इन्वेस्टिगेशन में उसको लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं लगाना चाहिए। अभी वो किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको हटा करके किसी उसका थानेदार बन गया या कुछ और बन गया, उसकी ड्यूटी कहीं और लगा दी आपने, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, लेकिन आज उसकी ड्यूटी आपने वीआईपी सुरक्षा में लगा दी है, ठीक। तो उससे क्या होता है कि वो व्यक्ति 2 जगह काम नहीं कर पाता। जो आधे एविडेंस उसने कलेक्ट किए थे उसको वहाँ से हटाकर आपने वीवीआईपी ड्यूटी पे लगा दी कि जी आज अमित शाह मथुरा में होंगे, तो आज जो है उनकी ड्यूटी वहाँ लग गई पुलिस इंस्पेक्टर की। वो जो क्राइम डिटेक्ट कर रहा था, इन्वेस्टिगेट करता, आधा छोड़कर वहाँ चला गया। अब दूसरा आएगा, उसको आधा समझ में आएंगे, आधा एविडेंस खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है वो अलग होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर वाले अलग होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का वर्क तभी एफिशिएंसी से होगा जब हम उनको पूरा क्या समय देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये भी कहा जाता है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो लॉ एंड ऑर्डर वाला काम प्रायोरिटी का बन जाता है। भाई अमित शाह की गृह मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की पहली प्रायोरिटी बन जाता है। वहाँ पे कोई मर्डर हुआ है, कोई रेप हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी आए हुए, गृह मंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री आए हुए हैं, ठीक है, राहुल गांधी आए हैं, प्रियंका गांधी आए हैं, कहीं कोई पत्थर उत्थर न चला दे, इसलिए उनकी सेफ्टी पहला कंसर्न है। इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा। तो इसी कारण क्या हो जाते हैं, आधे एविडेंस नष्ट हो जाते हैं, आधे एविडेंस खो जाते हैं। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा था कि अन्वेषण का काम अलग हो जाए और कानून व्यवस्था का काम अलग हो जाए, तो इससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के गठन की भी सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार निर्देश दिए हैं। तो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट
फोर्स ये है कि भाई डीसी एसएसपी से ऊपर के एसपी से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के हाथ में होना चाहिए, ताकि राजनीतिक रूप से जो थाने बिकते हैं कि ये 25-25 लाख में 20-20 लाख में थाने बिकते हैं कि ये हरा थाना है, ये सूखा थाना है, ऐसे मतलब पुलिस में ऐसी शब्दावली का यूज़ करते हैं अंदर ही अंदर वो लोग। तो वो ये नहीं कि वो ठीक है वो पैसा ऊपर तक जाता है, केवल वहीं तक नहीं जाता, बल्कि हमारे कुछ लोग जो बच्चे जो है बने हैं आईपीएस बने हैं, कुछ दिल्ली पुलिस में कमिश्नर हैं, वही बताते हैं कि सर वो सिस्टम पूरा ऊपर से नीचे जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो वो एक सिस्टम जो है उसको तोड़ना है, क्योंकि पुलिस अधिकारी जानते हैं कि अगर उसको मतलब अच्छा प्रमोशन चाहिए ये चाहिए तो उसे उस सिस्टम का पार्ट बन के बहुत कम ही ऐसे अधिकारी हैं जो सिस्टम से विद्रोह कर दें, सिस्टम को सुधारने के लिए काम करें। ठीक है, अगर कोशिश भी करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाएगा, उनको धरातल पर उतार दिया जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड अगर आ जाता है तो इससे राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस में रुकेगा। ठीक है, तो ये सुझाव हैं, डिपेंड करता है कि हम बहुत सारे सुझाव दे सकते हैं बट वो धरातल पर लागू हों तो। बट और मेंस में क्योंकि अल्टीमेट आपको तो यूपीएससी के लिए तैयार करना इस टॉपिक को, तो यूपीएससी के लिए इतने पॉइंट बहुत हैं क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन तो 20 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि लॉ एंड ऑर्डर पर आपके जो मेन मुद्दे हैं वो तैयार हो गए होंगे, जो जटिल इसमें मुद्दे थे वो आपके तैयार हो गए होंगे। बाकी कोई आपका इश्यू हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख भेजिएगा, ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद कानून व्यवस्था के साथ ही सेकंड पेपर के टॉपिक्स लगभग कवर हो चुके हैं और इसमें अब हम पढ़ेंगे आपके भारतीय प्रशासन के मुद्दे। ठीक है, एमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो अगले वीडियोस में आपको कवर करा देंगे और आप पढ़ते रहिए। लोक प्रशासन आपके जीएस में भी सहयोग करेगा। थैंक यू।